सुप्रभात बच्चों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 8 वसंत भाग 3 का पाठ 2, जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियाँ। इस पाठ के लेखक हैं कामतानाथ जी। सबसे पहले हम लेखक परिचय देखते हैं। लेखक कामतानाथ जी का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में ही हुई थी। इन्होंने अनेक कहानी संग्रह लिखे जो इस प्रकार हैं: छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ आदि। इनकी अनेक कहानियों में से एक है लाख की चूड़ियाँ। अब हम पाठ परिचय देखते हैं। कामतानाथ जी की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण पर आधारित है। यह कहानी गांव के उद्योग धंधों के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो लाक्षा शब्द से समझा जा सकता है। यहाँ पर बच्चे समझेंगे शायद लाख की चूड़ियाँ जो लाख रुपये वाला लाख होता है, ये वो लाख नहीं है। लाख एक तरल पदार्थ होता है तथा ये केरिना लाका नामक कीट से उत्पन्न होता है। जो लाख होता है एक मोम जैसा पदार्थ होता है और ये प्राकृतिक राल होती है जिससे इसको प्रकृति का वरदान कहा जाता है। लाख के कीड़े बहुत छोटे होते हैं तथा अपने शरीर से लाख उत्पन्न करके हमें आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। लाख के कीड़े पलास, कुसुम और बेर के पेड़ों पर पाले जाते हैं जिनकी शाखाओं से रस चूसकर वे भोजन प्राप्त करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए राल का स्राव कर कवच बना लेते हैं और यही लाख होता है जिसे काटी गई टहनियों से खुरचकर निकाला जाता है। यह एक मोम जैसा पदार्थ होता है और चिपचिपा होता है। अब पाठ देखते हैं, पाठ की व्याख्या। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे बहुत सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह लें। इसमें लेखक उस समय की कहानी बता रहा है जब वो एक बच्चा था। लेखक कहता है जब मैं छोटा था तो मैं अपने मामा के गांव जाया करता था। क्यों जाया करता था? छुट्टियों में। जिस प्रकार सभी बच्चे अपने मामा नाना के गांव में जाते हैं छुट्टियों में, इसी प्रकार लेखक भी अपने मामा के गांव जाया करता था। वहाँ पर गांव में उसको एक बदलू नाम का व्यक्ति था जो लाख से चूड़ियाँ बनाया करता था। वही उसको लाख की गोलियाँ भी बनाकर देता था तथा वह गोलियाँ लेखक को इतनी अच्छी लगती थी कि वह उनको इकट्ठी करने लगता था और जब वापस आता था तो उन गोलियों को लेकर अपने साथ आता था। और इसीलिए उसे जो मनिहार था, जो बदलू चूड़ियाँ बनाने वाला था, उसे वह बहुत पसंद करता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उससे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। अब लेखक यहाँ पर बता रहा है कि जो
बदलू था वो उसके मामा के गांव का व्यक्ति था एक, तो इस हिसाब से लेखक को उसे बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन लेखक उसे बदलू मामा नहीं कहता था, उसको बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सारे बच्चे उसे बदलू काका ही कहकर पुकारते थे। इसीलिए बच्चों के साथ साथ लेखक भी उसे बदलू काका ही कहकर पुकारता था। बदलू का मकान कुछ ऊंचे स्थान पर था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन था, सहन कहते हैं आंगन को, जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। बदलू के पास ही एक आग की भट्टी जलती रहती थी, जिससे वह लाख पिघलाया करता था, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था, और उसी भट्टी में बदलू लाख को गर्म करके पिघलाता था, पतला करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बदलू के सामने ही एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी, मतलब लकड़ी का एक तख्ता जैसा टाइप, और उसी पर वह लाख को पतला करता था। किसके समान पतला करता था? सलाख के समान, यानी कि छड़ के समान उसको पतला करके उसे चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती। बेलन नुमा मुंगेरियाँ, ये बेलन के आकार का एक लकड़ी होती है, जिस पर जो आगे से कुछ पतली होती है और पीछे से मोटी, उस पर लाख की चूड़ियों का आकार बदलू उनको देता था और गोल करके उस पर चढ़ा देता था। उसके बाद वह उनको चिकना बनाता था और एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना लेने के पश्चात वह उनके ऊपर रंग करता था। इस प्रकार बदलू जो था वो चूड़ियाँ बनाया करता था। जैसे एक बच्चों जैसे लकड़ी का एक बेलन टाइप होता है ना, बेलन के आकार का एक डंडा होता है, जैसा चित्र में पीछे दिखाया भी गया है, ये इस तरह का। तो बदलू इस पर जो लाख की पतली पतली चूड़ियाँ बनाकर इस पर चढ़ा देता था और फिर उसको चिकना करता था और फिर उसमें रंग भरता था। बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिए अर्थात मचिया कहते हैं एक जो खाट बुनी हुई होती है सुतली इत्यादि से, उसको मचिया कहते हैं। तो बदलू एक ही खाट पर बैठकर काम किया करता था हमेशा, और वह खाट भी बहुत पुरानी थी। उसके बगल में ही उसका एक हुक्का रखा रहता था, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। सभी बच्चे हुक्का तो जानते ही होंगे क्या होता है। गांव में यह एक बहुत प्रचलित चीज़ है, जिसे गांव के बड़े बूढ़े अक्सर पिया करते हैं, और इसमें वो तंबाकू को डालकर उसका सेवन करते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक होता है। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज़ ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। अब लेखक यहाँ पर कह रहा है कि मेरा जो अधिकतर समय था वो ज़्यादातर समय बदलू के पास ही बीतता था। मतलब दोपहर में लेखक जब छोटा था तो वह बदलू के पास जाकर बैठ जाता था और उसको चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। और जो बदलू था वो उसको क्या कहकर पुकारता था? लला। उसको लला कहकर पुकारता था। जैसे कह देते हैं ना बच्चे गांव में कि लल्ला, तो इस तरह से वो उसको लला कहकर पुकारता था। और जैसे ही लेखक वहाँ पहुँचता वो उसके लिए एक मचिया मंगा देता, अर्थात एक छोटी खाट उसके लिए मंगा देता था। और लेखक उसको कई घंटों तक बैठे बैठे उसको चूड़ियाँ बनाते देखा करता था, और ऐसा लेखक रोज़ करता था। और जब तक उसको देखता रहता था जब तक वह कई जोड़े चूड़ियाँ नहीं बना लेता था। और जब
पूरा जोड़ा उसका बन जाता था बदलू का, तो वह उसे बेलन पर चढ़ा देता था और उसको ऐसे देखता रहता था मानो किसी नई नवेली दुल्हन ने वो चूड़ियाँ पहन रखी हों और बदलू उन्हें प्यार से निहार रहा हो। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से न बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। इस लेखक इसमें कह रहा है कि जो बदलू था वो एक मनिहार था। मनिहार कहते हैं चूड़ी बनाने वाले को और चूड़ी बेचने वाले को। तो जो बदलू था वो एक चूड़ी बनाने वाला था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक अर्थात पूर्वजों के समय से चलता आया हुआ काम था। उसके पूर्वज भी यही काम किया करते थे और बदलू भी यही काम करता था। और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था बदलू। और जो उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ थी वो उनकी बाज़ार में बहुत मांग थी। मतलब उसके जो आसपास के गांव वगैरह थे, गांव की सभी स्त्रियाँ उसके ही बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी और जो आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ लेने आते थे। लेकिन वह कभी भी अपनी चूड़ियाँ पैसों के बदले नहीं बेचता था। अब आप सोचेंगे कि चूड़ियाँ तो बेचता था लेकिन पैसों के बदले क्यों नहीं बेचता था? तो उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय आपको बताती हूँ किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय कहते हैं एक आवश्यक वस्तु का दूसरी आवश्यक वस्तु से बदलना। जैसे गांव के जो लोग थे वो कुछ अनाज वगैरह ले आते थे, क्योंकि अनाज तो सभी घर में पैदा होता है, तो वो उनके पास पैसे तो होते नहीं थे, तो वो उसके चूड़ियों के मूल्य के बराबर अनाज ले आते थे। उसको अनाज देकर उससे चूड़ियाँ ले लेते थे। तो इस प्रकार एक आवश्यक वस्तु का दूसरी आवश्यक वस्तु से बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसे वस्तु विनिमय कहा जाता है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। अब लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जो बदलू था वो बहुत ही सीधा और सरल था। उसका स्वभाव किसी से लड़ने झगड़ने का नहीं था, लेकिन जब किसी की शादी में वह चूड़ियों का जोड़ा लेता था उससे कोई, तो वह उससे अपने मनमाने मूल्य लेता था। चाहे उसे कोई पूरी उम्र मुफ्त में चूड़ियाँ लेता रहे, लेकिन शादी के समय पर वह अपनी पूरी कसर निकाल लेता था और पूरा ही मूल्य उनसे चूड़ियों का लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी कि लेखक कह रहा है कि एक बार जब किसी के विवाह में वो चूड़ियाँ देने के लिए गया था, तो वो छोटी सी किसी बात पर बिगड़ गया था और उसको मनाने में बहुत ही मुश्किलें आई थी। लोहे लगने का अर्थ है कि उसको मनाने के लिए बहुत ज़मीन आसमान एक करना पड़ा था और बहुत मुश्किल आई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। जब बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ किसी के विवाह में जाती थी किसी लड़की के लिए, तो उसको वहाँ से बहुत सारे इनाम मिलते थे, बहुत सारे वस्त्र कपड़े मिलते थे, अनाज मिलता था जो उसे खाने में काम आता था। उसको अपने लिए पगड़ी भी मिलती थी जो उसे सिर पर पहनने में काम आती थी और बहुत सारे रुपये भी मिलते थे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि वह किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। बदलू को कांच की चूड़ियाँ पसंद नहीं थी। वह जब भी किसी स्त्री के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता था तो वह चिढ़ने लगता था, अंदर ही अंदर कुढ़ने लगता था और तो और उसको खरी खोटी भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता,
कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अब लेखक यहाँ पर कह रहा है कि जो बदलू था वो लेखक से घंटों बातें किया करता था। उसको दोपहर में बैठे बैठे कई घंटे बीत जाते थे वहाँ पर, और कभी बदलू लेखक की पढ़ाई के बारे में उससे जानकारी लेता था, कभी उनके घर वालों के बारे में हालचाल पूछता था, कभी शहर के जीवन के बारे में पता करता था। और लेखक उनसे क्या कहता था कि शहर में तो सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, लेकिन जो बदलू था वो कहता था शहर की बात और है, दूसरी है कोई, वहाँ तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ औरतें अपने पतियों का हाथ में हाथ लेकर घूमती फिरती हैं, और उनकी कलाइयाँ भी नाजुक होती हैं। कलाइयाँ उस स्थान का, शरीर में उस अंग का नाम है जहाँ पर चूड़ी पहनी जाती है। तो मतलब बदलू उनको नाजुक कलाई वाला बता रहा है शहर की औरतों को, और कह रहा है कि अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथ में मोच आ जाएगी। मोच मतलब हाथ उनका मुड़ जाएगा, क्योंकि बदलू कांच की चूड़ियों को पसंद नहीं करता था। बदलू तो लाख की चूड़ियाँ पसंद करता था। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मलाई बचा कर रखता। अब लेखक कह रहा है कि जो बदलू था वो उसकी खातिर भी करता था, यानी कि उसका इज्जत सम्मान भी करता था। उसको खाने पीने के लिए सामान देता था, उसको गाय के लिए की दूध की मलाई भी उसको खिलाया करता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा जाता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियाँ बना देता। अब लेखक को इसलिए बदलू इसलिए पसंद था कि एक तो उसको वहाँ पर आम खाने के लिए मिलते थे, मलाई खाने के लिए मिलती थी, और ऊपर से उसको वह लाख की गोलियाँ भी बना कर देता था। और लेखक को लाख की गोलियाँ बहुत ही पसंद थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु मैं वहाँ 2-3 बार ही अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों के बारे में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अब लेखक कह रहा है कि मैं अक्सर अपने मामा के गांव में जाया करता था, लेकिन और वहां पर छुट्टियां बिताकर आ जाता था। जैसे 10-15 दिन के लिए सभी बच्चे अपने मामा के गांव में जाते हैं, उसी प्रकार लेखक भी अपने मामा के गांव में जाता था और स्कूल खुलने पर वापस आ जाता था। परंतु अब 2-3 जो लेखक था वो 2-3 बार ही अपने मामा के गांव में गया था। उसके बाद उसके पिता का ट्रांसफ़र हो गया था, जैसे तबादला हो गया था शहर से, और फिर वो 8-10 साल तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका था। उसके बाद जब 8-10 वर्षों के बाद उसको जाने का वहाँ पर मौका मिला तो वह सब कुछ भूल चुका था, और उसकी ना ही लाख की गोलियों में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। इसलिए गांव में होते हुए भी उसे कई दिनों तक बदलू का कोई ध्यान नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तब मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। अब लेखक इसमें बता रहे हैं कि जब वो 8-10 साल के बाद अपने मामा के गांव आए तब वह
भूल चुके थे सब कुछ और न ही उनका लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं थी। अब एक दिन वो ऐसे ही लेटे लेटे सोचने लगे कि बदलू के बारे में, तो उन्हें फिर उससे मिलने का मन हुआ। और एक बार क्या हुआ, बरसात के टाइम में जब लेखक के जो मामा की लड़की थी वो फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ घुस गई। तब उसको अचानक खून निकलने लगा और उसके मामा भी घर पर नहीं थे। तब उसको उसकी पट्टी करनी पड़ी थी लेखक को। तभी उसे एकदम से बदलू की याद आ गई और उसने सोचा कि उससे मिलकर आता हूँ। और शाम को घूमते घूमते वो बदलू से मिलने चले गए। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर सोया हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। जब लेखक बदलू से मिलने गया तो वह खाट पर बैठ गया, लेकिन बदलू लेखक को पहचान नहीं रहा था और उसे देर तक देखता रहा। तब मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तब उसको जो बदलू था वो पहचान गया था और उसने अपने दिमाग पर जब जोर डाला तो उसे उस लल्ला की याद आ गई और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ बैठो लल्ला। इस प्रकार उसने उसको अपने पास बिठा लिया।